हम रोजाना आपको वेदर अपडेट्स देते आते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमें ये अपडेट्स कहाँ से मिलते हैं? इस प्रश्न के साथ नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट में। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वेदर साइंटिस्ट अभिषेक आनंद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि इस वर्ष किस तरह की स्थिति झारखंड राज्य में बन रही है बारिश को लेकर? मानसून जो है झारखंड में इस बार 21 जून को उसका प्रवेश हुआ है और थोड़ा सा कमजोर ही मानसून आया था और 28 तारीख तक में मानसून ने झारखंड को कवर किया और उसके बाद से जो लास्ट वीक ऑफ जून हो गया और जो स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई है उसमें थोड़ी ठीक बारिश हुई और फिर उसके बाद में 6 तारीख से लेके फिर 9 तारीख तक फिर मानसून कमज़ोर पड़ा था। बीच में फिर थोड़ा सा एक्टिव फेज आया था, फिर अभी वीक फेज चल रहा है। तो अभी में जो डिपार्चर है वो -47% झारखंड में डिपार्चर चल रहा है। कुछ जो संथाल परगना के इलाके हैं वहाँ पे मानसून अभी नॉर्मल है। शेष इलाकों में मानसून की स्थिति अभी थोड़ी सी कम में ही है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो मानसून का कवरेज का टाइम थोड़ा कम मिला। जून में तो बहुत ही 2-3 ही दिन में ढंग से बारिश हुई है। तो हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, एक तो मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है और मानसून का पैटर्न इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि जो जून में बारिश है वो कम हो रही है क्योंकि मानसून जून में लेट से आ रहा है। और 10 सालों में से हम लोग देखते हैं कि 7 से 8 साल लगभग हैं जिसमें जून में काफ़ी देर से मानसून आई या जून में जो बारिश है वो काफ़ी कमतर देखी गई। तो ये स्थिति देखने को मिलती है कि अगर जून में बारिश कम हो तो जुलाई में अगर नॉर्मल भी बारिश होती है तो जून जुलाई मिला के आपको थोड़ा डिफिशेंट ही रेनफॉल देखने को मिलता है। इस साल उम्मीद ये है कि अगस्त और सितंबर में रेनफॉल थोड़ा अच्छा होगा और जिससे कि ओवरऑल जो डिफिशिएंसी है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और अभी में तत्काल में बात करें तो 19 तारीख से एक लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा उसका अच्छा असर झारखंड में देखने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि ये जो डिफिशिएंसी है इसमें काफ़ी कुछ कमी भी आ सकती है। अगर ये सारी जो स्थितियां हैं वो झारखंड के लिए अनुकूल रहीं तो ये जो डिफिशिएंसी है इसमें काफ़ी कमी जुलाई में ही आपको देखने को मिल सकती है। झारखंड में काफी बड़ा पॉपुलेशन है जो कि खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है। ऐसे किसान जो कि खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ बारिश के स्रोत के साथ, उन किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज का जो फेज चल रहा है जिसमें क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ टर्म सुनने को नहीं मिलते हैं अपितु देखने को भी मिलते हैं। तो किसानों को भी क्लाइमेट स्मार्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मर बनना पड़ेगा क्योंकि आज के दिन में आप पुराने पद्धति से जो खेती कर रहे हैं वो खेती बहुत हद तक आपको नुकसानदेह होगी और संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको भी थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। जो क्योंकि अगर मान लीजिए राइस ही करना है तो जो डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन है उस पर आप जा सकते हैं जिसमें थोड़ा सा कम समय लगता है, कम पानी के खर्च होती है। साथ साथ में आपको जो क्रॉप वेरिएशन है वो भी करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो धान की खेती है उसमें अत्यधिक पानी का ज़रूरत होता है और वो आज के दिन में आप देख रहे हैं कि जो वर्षापात का पैटर्न है, जो वेरिएशन है विद इन स्टेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कई बार यही होता है कि एक स्टेट में काफ़ी सूखा कुछ ज़िला है, कुछ ज़िला में बहुत ज़्यादा बारिश है, एवं नॉर्मल रेनफॉल है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए किसानों को भी थोड़ा सा अल्टरनेट क्रॉप्स भी लगाने चाहिए जो कि फ़ायदेमंद भी हैं और जिससे भी उर्वरक जो क्षमता है खेती की वो बढ़ती जाती है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल मड़ुआ की खेती हो रही है, मेज है, शुगर केन है या और भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, दालें हैं जो आप अलग से लगा सकते हैं। और जो निचला, क्योंकि झारखंड एक प्लेट्यू एरिया है, पठारी क्षेत्र है, तो निचला इलाका जहाँ पानी जमता है वहाँ पे तो धान आपका अच्छा से हो सकता है। जो ऊंचा इलाका है, जो मध्यम इलाका है, वहाँ पे आप दूसरे भी और खेती कर सकते हैं जिससे कि एक तो कमाई भी होगी और दूसरा कि जो बारिश की उतनी रिक्वायरमेंट है उससे भी बचा जा सकता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आज के दिन में हैं। सोयाबीन भी इसमें एक जुड़ता हुआ नया क्षेत्र आ रहा है कि इसमें भी काम किया जा सकता है। झारखंड में तिलहन है, दलहन है, तो मड़ुआ है, रागी है, तो ये सब में भी अभी काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं और सरकार भी है और कृषि विभाग भी लोगों की मदद कर रही है कि थोड़ा सा जो खेती का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदला जाए। आप जो पारंपरिक खेती है वो आज के समय में थोड़ा सा
चैलेंजिंग ज़रूर हो गया है, क्योंकि जो बारिश है उसका अगर नॉर्मल भी जो हम लोग बोलते हैं कि उस नॉर्मल का ये मतलब नहीं होता है कि पूरे राज्य में हर जिला में नॉर्मल है। इसका मतलब होता है कि अधिकतर जिला में नॉर्मल है, बट फिर भी कुछ जिला में डिफिशिएंट रह सकता है, कुछ में एक्सेस रह सकता है, या कभी कभार ये देखने को मिलती है कि 10 दिनों की बारिश पूरे महीने की बारिश से ज़्यादा होती है। अगर 20 दिन बारिश नहीं होती है, 10 दिन बहुत अच्छा कोई सिस्टम के द्वारा बारिश होती है, तो वो बारिश पूरे महीने से ज़्यादा होती है। तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन भी खेती में भी नुकसान करता है। तो वो हम लोगों को आज के दिन में तैयार रहना पड़ेगा, और जो कैनाल का जो सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है। झारखंड में इतने सारे हमारे स्टोरेज डैम्स हैं, तो उनसे भी पानी का कैसा खेती में इस्तेमाल किया जा सके, उस पर भी थोड़ी जोर डालने की हम लोगों को ज़रूरत है, और भी कुछ नए तरीके सोचने की ज़रूरत है। हम रोज़ाना हमारे फ़ोन्स पर इजीली एक्सेसिबल है हमारे लिए मौसम विभाग की जानकारियां, पर क्या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उन वेदर फॉरकास्ट जो हमारे फ़ोन पर आते हैं, उन दोनों में से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कौन है, ज़्यादा रिलायबल कौन है? ये जो फैसला है ट्रस्टवर्दी या रिलायबल, ये लोगों को करना चाहिए, बट ये फैसला करने से पहले उनको दोनों पक्षों को देखना चाहिए कि एक तो कंपैरिजन कर लें कि जो मौसम विभाग का फोरकास्ट आ रहा है एक्चुअल। कई बार होता है ना कि मीडिया के द्वारा वो चीज़ों को ढंग से नहीं समझा जाता है, और प्रिंट मीडिया में खासकर कभी कभार उसको ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो उस कारण से भी लोगों को थोड़ा सा भ्रांति होती है, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मसाला खबरें नहीं मिलती हैं, आपको एक्चुअल खबरें ही मिलती हैं। तो कई बार वो मसाला खबरें बनाने के चक्कर में थोड़ा सा कुछ मीडिया बंधु से भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो जिससे भी लोगों को थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे कि कोई भी जो फ़ोन में मॉडल आ रहे हैं, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता है। वो मॉडल कोई बाहर के मॉडल होंगे, कोई लोकल मॉडल होंगे, तो वो सब मॉडल कितने पुराने हैं, कितने ट्रस्टवर्दी हैं, वो देखा जा सकता है। साथ में जैसे मैंने बताया कि मॉडल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे फोरकास्टिंग डिपेंड होता है। मॉडल एक गाइडेंस है, आपको एक गाइड कर सकता है, और वो भी हर मॉडल भी बदलता रहता है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो दिन में ही 4 बार मॉडल अपने आप को चेंज करता है। तो मॉडल अपने आप को बदल रहा है तो कितना भरोसेमंद है, या उसका प्रीवियस हिस्ट्री कैसा रहा है, या उसका जो हाइंड कास्ट जो हम लोग कहते हैं कि मॉडल का नॉर्मल जो है वो कैसा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हमारे एरिया के लिए वो मॉडल काम करता है कि नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर के लिए काम करता है कि रेनफॉल के लिए काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी बहुत अच्छा भी मॉडल है 50 से 60% ही गाइडेंस दे सकता है। जो शेष 40% जो बचता है उसमें आपको टेक्निकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उस एरिया का, जो उस सिचुएशन का एक्सपीरियंस है उतने सालों का, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको ट्रेंड पर्सनल एक्सपीरियंस साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको मौसम विभाग मिलता है। क्योंकि जो वेदर ऐप्स हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, एक दिन नहीं 10 दिन भी फेल कर जाएगा तो आप कोई फीडबैक उनको दे नहीं पाते हैं, बट मौसम विभाग के पास में आपका फीडबैक भी आता है। और ये सारे जो आप जो ऐप देखते हैं उसमें से काफ़ी कुछ जो मौसम का डेटा है वो मौसम विभाग द्वारा फ्रीली अवेलेबल है, वो डेटा वो लोग उठाते हैं। तो उनके पास ना अपना कोई मेजरमेंट सिस्टम रहता है, और एक कोई भी जनरल ऐप उठा के उस पर डेटा डालते हैं, तो उसका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं रहता। फिर भी कुछ अच्छे ऐप्स हैं जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी ठीक है। जैसे आप GFS का नाम सुनते हैं, तो GFS ऐप है या ECMWF है, तो इसका थोड़ा बहुत जो स्थिति है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो आपको नॉर्मल ऐप्स जो फ़ोन में देखने को मिलते हैं, तो उनसे ये बेटर है। तो इनमें आपको गाइडेंस मिलता है देखने को। बट ओवरऑल जो IMD का फोरकास्ट होता है तो उसमें हम लोग ढेर सारे मॉडल जो देखते हैं, और ख़ासकर वैसे मॉडल जो इस एरिया में उपयुक्त हैं, इस्तेमाल में आते हैं और कारगर मॉडल है, उनको देखते हैं। साथ में हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो इस एरिया का जो नॉलेज है, जो यहाँ के टोपोग्राफी है और जो पैटर्न है, जो सिस्टम आता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, तो वो सब जो सारी अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक स्टडी है, वो काम आती है। और आप
एकदम कंपैरिजन करें, और हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा आप मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है आप उसको उपयुक्त पाएंगे, उसको ज़्यादातर सही पाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है और बहुत इसमें प्रोबेबिलिटी का भी चांसेस थोड़ा सा रहता है, तो कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, बट अधिकतर टाइम आप देखिएगा कि वो फोरकास्ट एक्यूरेसी में कंसिडरेबल चेंज आया है और इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हमने की है और आगे भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे निरंतर सुधारों की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे जो मौसम को फोरकास्ट करना है आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है, जिसके चलते में जो सबसे जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो फोरकास्टिंग में यूज होते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं वेदर फोरकास्ट के लिए, पर जो गांव के इलाकों में रह रहे हैं, जो सुदूर इलाकों में रह रहे हैं, वैसे लोगों तक मौसम की जानकारियां कैसे पहुंचे सर? देखिए, अभी में क्योंकि झारखंड में आप देखते हैं कि लाइटनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जिसको लेके कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल में भारत छठा देश है जिसको फॉलो कर रहा है। इसमें द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि सचेत प्लेटफॉर्म से अगर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के अगर वहाँ पे वार्निंग देनी है तो वो मैसेज जनरेट करते हैं। वो मैसेज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट फिर उसको टेलीकॉम ब्रॉडकास्टर को भेजता है, और फिर वहाँ से वो आप देखते होंगे कि आपके फ़ोन में भी मैसेज आ रहा है कि आपके एरिया में अभी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने वाली है, आप सुरक्षित स्थानों पे शरण लें। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, और ये एकदम लोकेशन स्पेसिफिक है, जिस एरिया में होने वाला है उन्हीं लोगों को जाता है, सारे लोगों को नहीं जाता है। तो इसमें और भी सुधार होने की और संभावना गुंजाइश है, जो कि आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। अभी जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्टर के थ्रू क्यू में जाता है, तो कभी कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट से मिलता है, जो कि आने वाले टाइम में वो तुरंत ब्रॉडकास्ट होगा, और जिससे कि जैसे ही मैसेज जनरेट करके वो डिजास्टर मैनेजमेंट के पास जाएगा और वो तुरंत ही फिर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, जिससे जो टाइम लैग है वो और कम हो जाएगा। साथ साथ में जो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि CSC के माध्यम से या किसान कॉल सेंटर के माध्यम से और लोगों तक पहुंचा जा सके। साथ में जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि झारखंड में हिंदी इंग्लिश के अलावा भी जो लोकल लैंग्वेज हैं, तो उसमें भी संथाली हो गया, छोटा नागपुरिया हो गया, खोटा हो गया, तो और भी लैंग्वेजेस में जो वार्निंग है और जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो इसकी भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आम जनों तक पहुँचने के लिए एक तो हम लोग मीडिया बंधुओं का भी इस्तेमाल करते हैं, और उनके द्वारा भी हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन जाता है। साथ में ऐप भी आप लोग जो यूज़ करते हैं, मौसम विभाग का खुद का भी ऐप है, मौसम ऐप है, आप देख सकते हैं, फिर सचेत है, दामिनी ऐप है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए है, गर्जन वज्रपात के लिए, तो इस टाइप का ऐप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो कृषि विकास केंद्र है उनके थ्रू में मंगलवार और शुक्रवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का बुलेटिन जाता है, जिसमें मौसम आधारित कृषि परामर्श दिया जाता है, तो वो किसान भाइयों के लिए इस्तेमाल के लिए भी काफ़ी हितकारी होता है। साथ में जो मैंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं कि ये जो मौसम का इन्फॉर्मेशन है आम जनों तक, किसानों तक, पंचायत लेवल तक में भी पहुंचाया जा सके। तो इसमें इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, जिसमें हम लोगों को कृषि विभाग का भी मदद मिलता है, साथ में जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया बंधु हैं, इनका भी मदद मिलता है, जिसके द्वारा हम और लोगों तक पहुंचने की अपनी जो मुहिम है वो चलाते हैं। और साथ में आप स्मार्ट सिटी रांची में देख रहे होंगे कि जितने वेरिएबल डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं उसमें भी वेदर का इन्फॉर्मेशन जाता रहता है, और ये चीज़ हम लोगों ने अभी स्टार्ट हटिया में किया है, और जैसे ही रांची रेलवे स्टेशन भी मॉडर्नाइज होगा वहाँ पे भी आपको वेदर डेटा टाइमली और अपडेटेड रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलता रहेगा। आखिरी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ती हूँ मैं। हम सभी जानते हैं कि देश दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतने ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पर क्या आगामी 3-4 सालों में कुछ ऐसे इन्वेंशंस हो सकते हैं जिससे इतने ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल किया जाए? देखिए, साइंटिफिक इन्वेंशन जो भी होता है उसका भी एक लिमिटेशन है। आप जैसे कोई भी साइंस है ना, उसका बून और बेन दोनों होता है, उससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और कितना उसका नुकसान भी है। तो क्योंकि इन्वायरमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वेदर कॉजिंग फैक्टर में, आप देखिए कि लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशन का इंटरेक्शन से वेदर बनता है, और इसमें जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है कि कैसा वेदर उस एरिया का रहेगा और कैसे रेनफॉल किस टाइप से होगा। तो आप रेगिस्तान का मौसम अलग होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा अत्यधिक होते हैं वहाँ अलग होता है, समुंदर के पास की दूरी, इनसे भी वेदर पैटर्न में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो
जो नेचुरल इन्वायरमेंट है अगर उसको नुकसान पहुंचा के अगर कोई इन्वेंशन हो रहा है तो उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म कुछ हो सकता है तो। बट ये जो हम लोग जो रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं, अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्ता किया जा सके या ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा सके जिससे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत सस्ता हो और उससे कोई दुष्प्रभाव ना हो। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार आ गई है, अब इलेक्ट्रिक कार से तो बहुत फ्यूचर होगा, बट इलेक्ट्रिक कार में प्रॉब्लम ये है कि जो बैटरी है उसको अगर डिस्पोज हम लोग सही से ना करें तो वो फिर आगे जाके सॉलिड वेस्ट हो रहा है। तो हम लोगों को ऐसा टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा जिससे जो वेस्टेज है वो भी मतलब हार्मफुल ना रहे इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इतना सस्ता किया जा सके, जो गरीब देशों तक पहुंचा जा सके या आम जनों तक ईजिली रिडली अवेलेबल हो तो फिर कुछ हो सकता है। साथ में जो अभी तक इन्वायरमेंट ख़राब किया गया उसको रिस्टोर करने की कोशिश किया जा सके और साथ में जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनाने से नहीं होगा, साथ में हम लोगों को एक रेशियो रखना पड़ेगा कि कितने बिल्डिंग में कितने पेड़ पौधे होने चाहिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। नियम तो बहुत सारे हैं, कानून भी बहुत सारे हैं, बट अगर जब तक उसका स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है तब तक इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं रोका जा सकता है, ये पॉल्यूशन को नहीं रोका जा सकता है। तो लॉज चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, फिर साथ में जो इनोवेशन है और इनोवेशन के साथ में वो इनोवेशन आम आदमी तक पहुँचे, सस्ते में रहे, जिससे लोग इस्तेमाल कर पाएँ, तो भी जाके फिर हम लोग इस चैलेंज को निपट पा सकते हैं। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारे चैनल पर रोजाना जो वेदर अपडेट्स जाते हैं वो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए फोरकास्ट पर ही बेस्ड होते हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।